सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। अभी अपन पिछली क्लास में एक ही आच्छादक वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। फलनों के प्रकार पढ़ा और उस पर एक ही आच्छादक के कुछ क्वेश्चंस किए आपने। पहले एक्स स्क्वायर लिया था, फिर साइन और कोसाइन लिए। अब इसी पर आधारित कुछ एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस लेते हैं हम। हाँ, देखें ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव एक्स वाई जेड और बी समुच्चय है इसमें अवयव यू बी डब्ल्यू हैं। फलन एफ ए से बी की परिभाषा दे रखी है। एफ एक्स बराबर यू, एफ वाई बराबर वी और एफ जेड बराबर वी द्वारा की जाती है। तो एफ आपसे पूछा है कैसा है। अगर इसको आप एरो डाइग्राम की तरह अगर आप ट्रेस करें, बिना डाइग्राम के भी बता सकते हैं और डाइग्राम बना लें तो और आसान हो जाएगा। बाकी आप बिना डाइग्राम के ही बता सकते हैं आप ये एक ही है या नहीं है। ए में कौन कौन से अवयव दे रखे हैं आपको, एक्स वाई जेड। बी में अवयव दे रखे हैं आपको यू वी डब्ल्यू। अब डेफिनेशन क्या दे रखी है, एक्स का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, यू पर। बाई का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, वी पर। और जेड का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, ये भी वी पर जा रहा है। एक ही फलन के लिए क्या होना आवश्यक है, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। तो देखें इसमें ऐसा है क्या, एक्स का प्रतिबिंब यू पर जा रहा है, वाई और जेड दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों का प्रतिबिंब तो एक ही अवयव पर जा रहा है, वी पर। इसका मतलब ये एक ही नहीं है। अब आच्छादक के लिए क्या देखना होता है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं सह प्रांत में कौन से अवयव दे रखे हैं, यू वी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का कोई पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत के अवयव डब्ल्यू का कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। If A equal to x y z, B equal to u v w and function f from A to B we defined y, f x equal to u, f y equal to v and f z equal to v, then f is, तब आपको f बताना था ये क्या है। फर्स्ट दे रखा था सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव यानी कि आच्छादी और यू कैन से आच्छादक है किंतु एक ही नहीं है। सेकंड दे रखा है इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव यानी एक ही है लेकिन आच्छादी नहीं है। थर्ड दे रखा है बाइजेक्टिव यानी कि एक ही और आच्छादी। और थर्ड दे रखा है बहु एक ही, मैनी वन। तो मैनी वन क्या होता है, जो एक ही नहीं होता, बहु एक ही कहलाता है। तो यहाँ जो आंसर है अपना बेस्ट आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ वाला ऑप्शन हुआ, यानी मैनी वन है ये। बाकी आपने देखा ना तो एक ही है, एक ही नहीं है, इसलिए बहु एक ही हो गया क्योंकि दो अवयवों का प्रतिबिंब समान आ रहा था। और आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक नहीं है तो ना एक ही ना आच्छादक, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था। तो अपन ने क्या लिख दिया, फोर्थ बहु एक ही लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फलन दे रखा है आपको, यदि फलन एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में परिभाषित है तब फलन है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये तो आप पहले कर चुके हैं। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सह प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अलग अलग संख्याओं का प्रतिबिंब अलग अलग हो तब ये क्या हो जाएगा, एक ही होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। प्रांत क्या है, आर में पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। आर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, दोनों का वर्ग समान होता है तो ये एक ही नहीं है। फिर आच्छादक की बात, आच्छादक कब होता है, जब सह प्रांत और परिसर बराबर हो या सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो। यहाँ सह प्रांत आर है तो आर के जो ऋणात्मक अवयव होंगे उन पर तो किसी का प्रतिबिंब जाएगा ही नहीं, यानी कि सारे ऋणात्मक अवयव खाली होंगे तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। तो ना तो एक ही ना आच्छादक, फोर्थ आंसर इसका ये आ गया। पहले डिस्कस कर चुके थे अपन, यही आपका फर्स्ट ग्रेड जुलाई 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया, भी आ गया। ये भी बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, हरियाणा टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। इफ़ एफ फ्रॉम आर टू आर वी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द फोर देन एफ इज। अब एफ कैसा है ये पता करना है। यदि एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स फोर द्वारा परिभाषित है तो एफ पूछा है। एक्स स्क्वायर और एक्स फोर दोनों की सेम नेचर है,
ऋणात्मक और धनात्मक दोनों अवयव ले लें आप, दोनों की पावर 4 बराबर आएगी। सिंस -2 नॉट इक्वल टू 2, लेकिन -2 की पावर 4 लगा दें, -2 टू दी पावर 4 बराबर 2 टू दी पावर 4 बराबर 16। यानी कि अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब समान है, जैसे x² में था बिल्कुल उसी तरह से है। तो ये क्या हुआ, एक एकी नहीं है, इसलिए फलन एक एकी नहीं है, नॉट 1 1। जैसे x² के लिए डिस्कस कर रहे थे उसी तरह x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 भी हमेशा कैसा होगा, नॉन नेगेटिव, 0 या 0 से बड़ा। x बराबर 0 रख देंगे तब तो 0 आएगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो सह प्रांत के जो ऋणात्मक अवयव हैं, कोडोमेन की जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उन पर किसी की इमेज नहीं जाएगी, यानी कि खाली होंगे, यानी सह प्रांत और परसर बराबर नहीं होंगे, तो ये आच्छादक भी नहीं है। तो वही आंसर आ गया जो पहले आ रहा था, ना एक एकी ना आच्छादक। आप देख सकते हैं एग्जाम में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, 44 फिर दे रखा है, माना R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो फलन f R से R में fx बराबर x² माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तब आपसे पूछा है कैसा फलन है ये, दोबारा पढ़ लेते हैं। लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए फंक्शन f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x² माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तब आपसे पूछा है ये 1 1 है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। क्योंकि fx बराबर दे रखा है आपको यहाँ x² माइनस एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ओरली आप पता कर सकते हैं कि x बराबर 0 रखें तो 0 आ रहा है, x बराबर 1 रखें तब भी 0 आ रहा है। 0 और 1 बराबर नहीं है, क्या किया आपने, x² माइनस एक्स को 0 रख दिया, x² माइनस एक्स को 0 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, 0 सबसे आसान था, 0 रख दिया तो x बराबर 0 और x बराबर 1 दो मान आए। अब चूंकि 0 नॉट इक्वल टू 1, लेकिन f0 बराबर f1, इसका मतलब असमान अवयवों के प्रतिबिंब समान आ रहे हैं, इसलिए ये एक एकी नहीं है, इसलिए फलन एक एकी नहीं है। अब आच्छादक की बात आती है। आच्छादक की बात तो आपको देखना है, आच्छादक क्या होता है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। तो आप ये देखें, x² माइनस एक्स सभी वास्तविक संख्याओं को ग्रहण कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर सभी वास्तविक मानों को ग्रहण कर सकता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है, अगर सभी मानों को ग्रहण कर सकता है तो आच्छादक हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो यह आच्छादक नहीं होगा। अब आप एक पुराना रिजल्ट काम में लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c जब a पॉजिटिव हो तो इसका न्यूनतम मान कितना होता है, हमेशा इसका न्यूनतम मान होता है 4ac माइनस b² अपॉन 4a, ये न्यूनतम मान होता है। अगर ये याद है तो इसकी सहायता से ले सकते हैं, अगर ये याद नहीं है, पहले तो मान के चलते हैं कि आपको ये याद है, तो अपने क्वेश्चन में देखें a का मान तो कितना है, 1 है, b का मान कितना है, -1 है, और c 0 है। तो अगर यहाँ मान रखें आप तो ये हमेशा कैसा होगा, 4 इंटू a इंटू सी, सी 0 आ गया, माइनस b² यानी कि -1 आ गया, और नीचे 4 तो 1/4 हो गया, -1/4, यानी कि x² माइनस एक्स का मान हमेशा -1/4 से बड़ा होगा। इसका मतलब -1/4 से जो छोटे अवयव होंगे उन पे किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं जाएगा, और किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं जाएगा तो जो सह प्रांत है उसमें बहुत से अवयव खाली होंगे, बहुत से अवयव खाली होंगे, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं होगा। तो इसको देख के बता सकते हैं, और अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर अपन दोबारा चेक करते हैं इसको। सिंस x² माइनस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं x² या x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस या -1/4। देखो कैसे लिख दिया, 1/4 इसमें जोड़ दिया और 1/4 घटा दिया, तो 1/4 जोड़ने पर क्या हुआ, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर बन गया, और 1/4 घटा दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन आया x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4, इसकी वैल्यू देखें,
सिंस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, और जब 1/4 घटा देंगे इसमें से तब दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये क्या है, यही तो fx है। इसका मतलब fx हमेशा -1/4 से बड़ा या बराबर होगा। तो देयरफॉर परसर, इसलिए fx का परसर कितना हो गया, -1/4 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय हो गया, जो नॉट इक्वल टू r यानी सह प्रांत के बराबर नहीं है। सह प्रांत के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, परसर और सह प्रांत बराबर नहीं है तो ये आच्छादक नहीं है। तो ये ना तो एक ही है ना आच्छादक है। पहले आपने देखा कि 0 और 1 दोनों का प्रतिबिंब समान आ रहा था, तो 0 और 1 का प्रतिबिंब दोनों का समान आ रहा था, इसलिए अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब समान आ रहा है, इसलिए एक ही नहीं है। आच्छादक के लिए देखा कि x² माइनस x हमेशा -1/4 से बड़ा होगा। कैसे निकाला, या तो आपने कैलकुलेशन से निकाला या ये रिजल्ट याद हो। जिन लोगों को याद नहीं है वो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर देख सकते हैं, और अपन दोबारा लेंगे जब उसमें पढ़ेंगे कि ax² + bx + c का मान हमेशा 4ac - b² 4a से बड़ा होता है जब a पॉजिटिव हो। यहाँ x² गुणांक a यानी कि 1 है, पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा इसका न्यूनतम मान -1/4 होगा। तो -1/4 से बड़ी -1/4 और उससे बड़ी संख्याओं पर प्रतिबिंब जाएगा, यानी कि -1/4 से जो छोटी संख्याएं होंगी उन पर किसी संख्या का प्रतिबिंब नहीं जाएगा तो सह प्रांत में बहुत से अवयव खाली होंगे तो ये सह प्रांत और परसर बराबर नहीं है, यानी कि आच्छादक नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया आपका, 4th ऑप्शन आ गया, न एकेकी न आच्छादक। फिर आगे चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन आ गया, यदि फलन f r से r में fx बराबर x² + x से परिभाषित है तो फलन है। बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन आ गया। x² + x को अगर 0 रख देते हैं तो x बराबर 0 और x बराबर -1 आएगा, यानी कि 0 और -1 दो ऐसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं जिनका प्रतिबिंब समान है। सिंस 0 नॉट इक्वल टू -1, लेकिन f0 बराबर f-1 बराबर 0। यहाँ रखें x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर फलन का मान 0 आ रहा है, और x बराबर -1 रखने पर भी फलन का मान 0 आ रहा है, यानी कि x के अलग अलग मानों के लिए प्रतिबिंब समान आ रहा है, इसलिए फलन एकेकी नहीं है। इसलिए फलन एकेकी नहीं है। आप 0 रखा है, आसान संख्या रखिए, 0 की जगह कोई भी रख दें, कोई भी वास्तविक संख्या a रख दें तो आपके पास समीकरण बन जाएगी x² + x बराबर a। और चूंकि x में द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान आएंगे, तो हमेशा जब भी संभव होगा हमेशा x के 2 वास्तविक मान आएंगे, और 2 मान आएंगे तो दो अवयवों का प्रतिबिंब समान होगा, इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये एकेकी नहीं है। अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक यानी कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो तो ये आच्छादक होगा। उसी तरह से आप मान निकाल सकते हैं x² गुणांक पॉजिटिव है, x² का गुणांक पॉजिटिव है, तो यानी कि इसका न्यूनतम मान आप चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको ये देखना है कि x² + x सारी वास्तविक संख्याओं को ग्रहण करता है क्या, नहीं करता। आप ज्योमेट्री से भी जानते हैं, ये पैराबोला बनता है जब द्विघात व्यंजक होता है। जब y बराबर x² + x का ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला बनेगा तो कहीं ना कहीं निम्नतम बिंदु होगा, ऊपर की ओर खुला पैराबोला होगा, ये निम्नतम बिंदु होगा, उससे नीचे मान नहीं जाएंगे तो बहुत सी वास्तविक संख्याएं सह प्रांत में ऐसी होंगी जिनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, तो आच्छादक नहीं होगा उसी आर्गूमेंट से। और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। x² + x बराबर, अब पूर्ण वर्ग थोड़ा तरीके से बना देता हूँ, x² + x + 1/4 और -1/4, तो ये कितना हो गया, x + 1/2 होल स्क्वायर -1/4।
फिर वही वैल्यू आ गई। ये हमेशा कितना होगा, -1/4 से बड़ा या बराबर होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4। तो देयरफॉर परसर कितना आ गया, इसका परसर भी वही आ गया जो पहले आ रहा था, -1/4 से इस तरह से। तो परसर और सहप्रांत बराबर नहीं है। परसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ फलन आच्छादक नहीं है। तो कौन सा रहा, वही फोर्थ ऑप्शन आ गया, ना एकेकी ना आच्छादक। तो ये आपके इस क्वेश्चन की बात रही। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ गया फलन एफ एक्स बराबर 1/2 - cos 3x की परास है, इसकी रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन। वही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसकी रेंज निकालते हैं। कॉस ऑफ एंगल आप जानते हैं -1 और 1 के बीच में होता है। सिंस -1 लेस देन और इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल लेस देन और इक्वल टू 1। आपने देखा था परसर कॉस ऑफ एक्स का, यहाँ कॉस ऑफ 3x है। एंगल कुछ भी हो, रेंज तो सेम होगा। तो कितना हो गया, कॉस ऑफ एंगल -1 और 1 के बीच में है, लेकिन यहाँ नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव से गुणा कर दें फिर आप, तो ये 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं। cos ऑफ x का मान -1 और 1 के बीच में होता है, -cos x का मान भी -1 और 1 के बीच में होता है। यहाँ x की जगह 3x है, तो इसका भी वही रहेगा। लेकिन आपके पास क्या है, 2 - cos 3x, 2 ऐड कर दिया सब तरफ, 2 - cos 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 1, यानी कि ये हो गया 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका रेसिप्रोकल, तो 1/3 लेस देन और इक्वल टू 1/2 - cos 3x लेस देन और इक्वल टू 1/1। और 1/2 - cos 3x ये तो एफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब हो गया 1/3 लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। यानी कि रेंज कितनी हो गई, 1/3 से 1 के बीच में हो गई। तो यही आपको निकालना था। आपको फंक्शन दे रखा था एफ एक्स बराबर 1/2 - cos 3x। आपसे पूछा था इसकी परास क्या है, रेंज क्या है। रेंज क्या है, एफ एक्स के सभी संभव मानों का समुच्चय। तो एफ एक्स के सभी संभव मानों का समुच्चय कौन सा हो गया, 1/3 और इससे बड़ा और 1 से छोटा। तो ये आंसर आपका आ गया थर्ड। तो इसकी रेंज की बात हो गई। और फिर अपन आगे चलते हैं। अब आ गया अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 तथा ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 4, तो समस्त एकैकी प्रतिचित्रणों की संख्या जो ए से बी पर परिभाषित किए जा सकते हैं होगी। अब दो समुच्चय दे दिए, ए में 3 अवयव हैं और बी में 4 अवयव हैं, और आपसे पूछा है कि ए से बी में परिभाषित एकैकी फलनों की संख्या बताइए। तो देखिए एकैकी फलन आप जानते हैं पहले से, ये आपका समुच्चय ए और ये वाला समुच्चय बी, और ये फंक्शन मान लिया कोई फंक्शन एफ है। ए में कितने अवयव हैं, 3, तो वो ले लेते हैं ए बी सी। बी में अवयव हैं 4, तो ले लेते हैं 1 2 3 4। अब ए से बी में परिभाषित एकैकी फलनों की संख्या चाहिए। एकैकी फलन कौन से होते हैं, एकैकी फलन होते हैं कि प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। तो इसमें कितने अवयव हैं, 3, और यहाँ कितने अवयव हैं, 4। तो इन 3 अवयवों के 3 प्रतिबिंब होंगे और अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये हुआ इन 4 अवयवों में से कोई भी 3 आपको चुनने हैं, 3 की व्यवस्था करनी है, 4 में से 3 की व्यवस्था करनी है। और कितने तरह से होगी वो आपको पता करना है। ये पूछा है कि ए से बी पर परिभाषित किए जा सकते हैं ऐसे कितने फलन हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 4, then the total number of injections that can be defined from A to B। A से B में परिभाषित किए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस which are 1 which are injection, जो इंजेक्शंस हों वो पता करने हैं। तो फाइनल बात क्या है कि इन 4 में से 3 को अरेंज करना है, और 3 कैसे, डिफरेंट। तो परमुटेशन कम्बिनेशन से जानते हैं आप,
4 में से 3 को व्यवस्थित करने के तरीके होते हैं 4p3, और 4p3 का मान हो जाता है फिर अपने पास ये 4 × 3 × 2 यानी कि 24, ये मान हो, तो ये आंसर आएगा। ये तो परमुटेशन आ गया। अब परमुटेशन जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अपन उसी पर आते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग पर, संक्रियाओं के मूलभूत सिद्धांत पर। ये जो क्वेश्चंस हैं फलन वाले चैप्टर में हैं और बाकी क्रमचय संचय की जानकारी ज़रूरी है। तो क्रमचय संचय वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आएंगे ये क्वेश्चन। क्रमचय संचय वाले चैप्टर में भी तभी होंगे जब फंक्शन की जानकारी होगी। अब एक क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट आ गए, फलन वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, आपको पता होना चाहिए फलन क्या है, फिर उसमें पता होना चाहिए एककी फलन क्या है, और फिर उनके गिनने के तरीके। तो गिनने के तरीके वहाँ आते हैं। अब अपन आते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग पर, संक्रियाओं के मूलभूत सिद्धांत पर। वो क्या कहता है, यदि एक कार्य m प्रकार से, दूसरा कार्य n प्रकार से, तीसरा कार्य p प्रकार से होता हो तो तीनों साथ साथ m × n × p प्रकार से होंगे। यहाँ क्या कार्य है अपने पास, पहला कार्य है a का प्रतिबिंब चुनना, दूसरा कार्य है दूसरे अवयव b का प्रतिबिंब चुनना, तीसरा कार्य है c का प्रतिबिंब चुनना। तीनों कार्य अगर m n p तरीके से होते हों तो तीनों साथ साथ m × n × p तरीके से होंगे। अब आप चुनते हैं। अब दोबारा लिख देते हैं, आंसर तो आपका आ गया। अब मैं दोबारा लिख देता हूँ, a से b में परिभाषित एकैकी फलनों की संख्या number of injections that can be defined from A to B, number of one function which can be defined from set A to B। इसका मतलब है A के 3 अवयवों के प्रतिबिंबों को चुनने की संख्या। A के अवयवों A, B, C के प्रतिबिंबों को निर्धारित करने के तरीकों की संख्या। और कैसे निर्धारित करना है ये आपको ध्यान रखना है कि एकैकी हैं तो अलग अलग आएंगे, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों तब वो एकैकी कहलाता है। तो सबसे पहले ए का प्रतिबिंब चुनते हैं अपन। ए का प्रतिबिंब चुनने के तरीके इनटू बी का प्रतिबिंब चुनने के तरीके इनटू सी का प्रतिबिंब चुनने के तरीके, या प्रतिबिंब निर्धारित करने के तरीकों की संख्या। अब पहला अवयव लिया ए का प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, बी के किस अवयव पर जाएगा। ए का प्रतिबिंब 1 पर जा सकता है, 2 पर जा सकता है, 3 पर जा सकता है, 4 पर जा सकता है, यानी ए का प्रतिबिंब निर्धारित करने के तरीके 4 हो गए। अब ए का प्रतिबिंब चला गया किसी एक अवयव पर जाएगा। सपोज ए का प्रतिबिंब 1 पर चला गया हो तो बी का प्रतिबिंब कितने तरीके से जाएगा, बी के पास अब 3 चॉइस है तो बी का प्रतिबिंब 3 तरीके से चुना जाएगा, तो वो आ जाएगा 4 × 3। अब 2 अवयवों के प्रतिबिंब चुन लिए आपने, जो सपोज पहला और चौथा चुन लिया। अब सी के प्रतिबिंब के लिए कितनी चॉइस बची, 2 चॉइस बची, तो वो 2 और 3 में से एक चुनेंगे तो वो 2 तरीके से, तो ये हो गए 24। सिंबल्स में लिखना होता तो 4p3 लिख सकते थे, बाकी अभी आपने 24 लिख दिया। दोबारा से देख लेते हैं, ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी में अवयवों की संख्या 4 है। आपको पता करना है ए से बी में परिभाषित एकैकी फलनों की संख्या। We have to find number of injections that can be defined from set A to B। अब सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट का प्रतिबिंब लेना है और अलग अलग लेना है। इमेज ऑफ एलिमेंट ए कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज। क्यों, क्योंकि वहाँ 4 एलिमेंट्स है। जब ए का एलिमेंट सेलेक्ट हो गया तो एक सेलेक्ट हो गया, ए का जब प्रतिबिंब सेलेक्ट हो गया, एक 4 तरह से कोई भी एक सेलेक्ट हो गया। अब कितने बचे, 3। तो जो दूसरा अवयव है बी, उसका प्रतिबिंब चुनने के लिए अपने पास 3 चॉइस हैं, वो 3 तरीके से। और जब 2 सेलेक्ट हो गए तो 2 बचे,
फिर वो सी का अवयव, सी का जो प्रतिबिंब चुनेंगे वो दो तरह से, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 24 तरीके से। तो इस तरह से नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, ये नंबर ऑफ इंजेक्शंस हो गए आपके 24। इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। इसी में अगर आपसे कहता कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 देन फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अगर ए में अवयवों की संख्या 4 होती, बी में अवयवों की संख्या 3 होती, तब ए से बी में परिभाषित इंजेक्शंस, एक की फलनों की संख्या कितनी होती। दोबारा देखते हैं अब, ए बी सी डी और यहाँ एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। आपको फंक्शंस पता करने हैं कि ए से बी में कितने इंजेक्शन होंगे, कितने एक की आच्छादक होंगे। फिर दोबारा से आते हैं, एक की आच्छादक नहीं, एक ही होंगे। फिर दोबारा से आते हैं, ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, तो पहले ए अवयव का प्रतिबिंब निकालें। ए का प्रतिबिंब कितने तरीके से आएगा, फिर बी का प्रतिबिंब, फिर सी का प्रतिबिंब, फिर डी का प्रतिबिंब। ए का प्रतिबिंब 3 तरह से चुन सकते हैं, या तो ए का प्रतिबिंब 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 3 तरीके से। बी का प्रतिबिंब कितने तरह से चुन सकते हैं। अब ए का प्रतिबिंब चुनने के बाद उसमें 2 अवयव बचे, तो बी के लिए 2 चॉइस होंगी, 2 प्रकार से। अब एक ही अवयव बचा, सी का प्रतिबिंब 1 प्रकार से। अब डी के लिए तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, यानी डी का एलिमेंट कोई बचा ही नहीं डी के लिए, तो वो 0 तरीके से, यानी कि 0 आ गई। फाइनली ये हुआ, अगर ए में अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या से ज़्यादा हो, तो ए से बी में कोई भी एक की फलन परिभाषित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि असमान अवयवों के लिए 4 तो होने ही चाहिए थे, 4 अवयव है ही नहीं, उसमें 3 है। अपना क्वेश्चन ही नहीं था, आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन ये था, ए में अवयवों की संख्या 3, बी में अवयवों की संख्या 4 हो, तो ए से बी में परिभाषित एक की फलनों की संख्या वो कितनी आ गई, 24। जिन लोगों को क्रमचय संचय की जानकारी नहीं है या नहीं पढ़ा है, उनको प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्रमचय संचय के साथ दोबारा से ये क्वेश्चन आएंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ दे रखा है 48 क्वेश्चन, यदि समुच्चय ए में m अवयव हो, समुच्चय बी में n अवयव हैं, तो ए से बी में परिभाषित एक की फलनों की संख्या। वही क्वेश्चन आ गया, दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ सेट ए कंटेन्स m एलिमेंट, सेट बी कंटेन्स n एलिमेंट, then total number of injections, total number of 1 functions from A to B is। अब A से B में कितने डिफाइन होंगे। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शंस देखें, अगर यहाँ दे रखा है m लेस देन n और m ग्रेटर देन n, तो अभी आपने देखा था अगर A में अवयवों की संख्या B के अवयवों की संख्या से ज़्यादा हो, तब तो कोई भी एक की फलन आएगा ही नहीं, तो B ऑप्शन जो दे रखा है ये वाला सही है। अब देखते हैं, अगर ए में अवयवों की संख्या कम थी, पहले कितने थे आपके ए में अवयव, जो अपन बना रहे थे देख रहे थे, ए में अवयव 3 थे और बी में अवयव 4 थे, तो 3 अवयवों के प्रतिबिंब इन 4 अवयवों से लेने थे। कितने प्रकार से ले रहे थे, 4p3 से। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे अवयव n है, ए में अवयवों की संख्या m है, बी में अवयवों की संख्या n है। जब m n से ज़्यादा है, तब तो क्या हो गया था, नंबर ऑफ, तब फलनों की संख्या 0 आ गई थी, ये वाला आ गया था। और अगर m n से छोटा है, जैसे इसमें दे रखा है, तब n में से m सेलेक्ट करने पड़ेंगे, बराबर है, तब n में से m को अरेंज करना पड़ेगा। और वो कितने तरह से होंगे, n p m तरीके से। n p m तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। तो ये एक की फलनों की संख्या होगी, वो पहला ऑप्शन दे रखा है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो गए आपके। तो तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट बात दोनों, कौन सा करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 बार 2 दोनों, तो अपना यही आंसर आ गया। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिनको क्रमचय संचय की जानकारी नहीं है या याद नहीं है, उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ही थोड़े से पहली बार में टिपिकल पढ़ते हैं, क्रमचय संचय भी और ये आपके फलन भी, एक की आच्छादक भी। बाकी मैथमेटिक्स में क्या है, दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और एक प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रैक्टिस आप करेंगे,
प्रैक्टिस की कितनी इम्पोर्टेंस है ये हमारे गुरुजी कैसे कराते थे। देखो एक मैं गुरुजी का वाक़या बताता हूँ। हम जब 11th क्लास में आए थे तो 11th क्लास में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री आई। ट्रिगोनोमेट्री आई, साइन थीटा कॉस थीटा लम कर्ण लाल कक्का और वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे याद करते थे, याद ही नहीं होते थे। फिर तो गुरुजी ने क्या है, एक एक क्वेश्चन 4-4 बार कराते थे। फिर गुरुजी ने कहा जब अपने त्रिकोणमिति हो गई और सारी एक्सरसाइज हो गई, कॉपी बन गई सबकी, मतलब खूब मोटी मोटी कॉपी बन गई, तो गुरुजी ने ये कहा कि भाई सारी कॉपियाँ ले आओ, मैं चेक करूँगा। हमने कहा ठीक है साहब। तो हम सारी कॉपी, मतलब बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे थे, सब जमा करा दी गुरुजी को। गुरुजी को जमा कराई बृहस्पतिवार को। अब गुरुजी शुक्रवार को भी नहीं लाए, एक दिन में तो कैसे चेक होती। फिर शनिवार हो गया, रविवार छुट्टी हो गई, तो मंडे को कुछ बच्चों ने पूछा साहब हमारी कॉपियाँ, कि हाँ भाई चेक हो रही हैं, कल लेके आऊँगा। तो दूसरे दिन भी गुरुजी कॉपी नहीं लाए। फिर उनसे गुरुजी से पूछी कॉपियाँ, कि भाई कल लेके आऊँगा। बुधवार हो गया, फिर गुरुजी से पूछी कॉपियाँ। अरे भाई क्या करें, बड़े परेशानी हो गई। क्या हो गया कि मैं कॉपी उठा के सारी साइकिल के कैरियर पर रख दी और मैं अंदर वो थैला लेने और गया, कुछ भूल गया था। जब थैला लेके आया तो देखा गाय सारी कॉपियों को खा गई। बच्चे बड़े परेशान हो गए, गुरुजी भी परेशान दिख रहे थे। फिर क्या भाई अब क्या करें, कि अब क्या करो, अब एक बार और बना लो। फिर बच्चों ने जी जान से दिन रात मेहनत करके 8-10 दिन में दोबारा कॉपियाँ बना ली। दोबारा कॉपियाँ बना ली। फिर गुरुजी को कहा कि गुरुजी बन गई कॉपी। और गुरुजी ने कहा तो ले आओ, अब चेक करके लाता हूँ। फिर सारी कॉपियाँ हमने गुरुजी को दे दी। गुरुजी को दे दी सब बच्चों ने। अब गुरुजी चेक करके लाने वाले थे। फिर 3-4 दिन बाद पूछे, बोले कल लेके आऊँगा। फिर दूसरे दिन जब पूछा गुरुजी से, गुरुजी कॉपी, अरे यार क्या करें, बड़ी ये दिक्कत हो गई इस बार भी। क्या हुआ कि कल वहाँ पंडितानी खाना बना रही थी, आपकी गुरु माता खाना बना रही थी, और खाना बना रही थी, दाल की देगची सारी कॉपियों पे गिरा दी। कॉपियों पे गिरा दी, कॉपी सब ख़राब हो गई। अब तो बेकार हो गई, सारी कॉपियाँ बेकार हो गई। तो अब क्या करें कि एक बार और बना लो। फिर सारे बच्चों ने थोड़े बड़बड़ाते हुए, मनी मन गाली देते हुए एक बार कॉपी और बनाई। कॉपी और बनाई, फिर उनको गुरुजी को दी और गुरुजी 10-12 दिन में चेक कर करके सब बच्चों को लौटा दी। तो ये क्या हुआ, ये गुरुजी का स्टाइल था। गुरुजी का स्टाइल कैसा था कि वो बार बार प्रैक्टिस कराते थे, बार बार प्रैक्टिस कराना चाहते थे। तो पहले तो वो स्लेट पेंसिल पे करते थे, बोर्ड पे भी करा लेते थे, ओरल पूछते थे। फिर 3-3 बार कॉपी बनवा ली। ये तो फेयर कॉपी थी, रफ कॉपी अलग थी। जो क्वेश्चन नहीं होता था उसको रफ में भी करना होता था। तो इसका नतीजा ये होता था कि जो थोड़े से पढ़ने वाले बच्चे थे वो एक एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार कर चुके थे, और बल्कि ज़्यादा बार कर चुके थे। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होता था कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता था वो कॉमा फुल स्टॉप सहित याद हो जाता था। और उसका आनंद ये और था कि जब याद हो जाता था, कोई पूछता था तो याद तो था ही, ऐसे ही करते थे। एग्जाम में भी आता तो याद तो था ही, और जब वो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे और इतनी बार प्रैक्टिस हो गई कि याद हो जाते थे, थोड़ी दिन में वो समझ में भी आ जाते थे। तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सब लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्रमचय संचय है, मैं आपको कुछ जो पुराने स्टूडेंट हैं सबको पढ़ा चुका हूँ, और जो नहीं पढ़े हैं वो सब यहाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे भी वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा काम आएगा, उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो उनकी प्रैक्टिस घर पे भी करेंगे। 1-2 बार मैं यहीं कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, लेकिन जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तब ये समझ में आएगा। यही फंक्शन वाला है। अब फंक्शन में क्या है, ये अप्लाइड टॉपिक की तरह हैं। इनमें एक ही क्वेश्चन में कई कई चीज़ें एंटर हो जाते हैं, वेराइटी बहुत है, तो इसलिए इनसे डरना नहीं है। हाँ, जैसे परिभाषा, फलन की परिभाषा क्या है, वो आपको जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आधा घंटे पुराना रिवाइज करेंगे। फंक्शन की परिभाषा क्या है, प्रांत परसर क्या है, आपको निकालना है कि प्रांत निकालिए। लेकिन प्रांत तो अपन भूल गए कि x के मानों से प्रांत बनता है कि y के मानों से बनता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे जो फलन हैं उनके प्रांत जो आसान है वो सारे याद करने, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होंगे, जो टिपिकल क्वेश्चन है, वो कौन से हैं, वो थोड़े से ट्विस्ट के बाद छोटे क्वेश्चन में ही कन्वर्ट होते हैं। तो इसलिए वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करने ही हैं और बार बार रिवाइज करने हैं। अगर पहले से किए हुए हैं तो एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे, नहीं किए हुए हैं तो उनको बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करनी है आपको। छोटे बच्चों की तो कॉपी क्या है, कभी गाय खा जाती है, कभी गुरु माता उस पर सब्जी डाल देती है, कभी और कुछ हो जाता है। लेकिन बड़े बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, उनको अपने आप ही करना होता है, डरा धमका के भी नहीं करना होता है, सबको अपने आप करना होता है। तो सब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं आ रहा है
तब भी आप इसको 2-3 बार करने की कोशिश करें जो सॉल्यूशन आपके पास है। जितने भी क्वेश्चन आप पूछेंगे वो सारे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो वो सारे क्वेश्चन एक बार आप समझ लें। अब ये क्वेश्चन में जैसे एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब उसमें द्विघात समीकरण में जो व्यंजक पढ़ते थे उसका मिनिमम और अधिकतम मान याद नहीं है तो नहीं हो रहा। तो कई बार इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, दूसरे टॉपिक का हस्तक्षेप भी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ आपको करना पड़ेगा। जो समझ में आता जा रहा है और उसको आप रिवाइज करते जाएं, उसके बावजूद भी नहीं है तो फिर आप मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे तो फिर मैं रिवाइज करूँगा। तो अभी अपन फिर और आगे बढ़ते हैं। 49, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और क्रम से 5 और 2 अवयव रखते हों तो ए से बी पर परिभाषित होने वाले आच्छादक फलनों की संख्या है। अब आपसे ये पूछ लिया कि आच्छादक फलन कौन से होंगे, कितने होंगे। दोबारा से देखें, ए में क्या दे रखा है, ए में कितने अवयव हैं। ए सेट दे दिया, इसमें 5 अवयव दे रखे हैं। मान लेते हैं ए बी सी डी ई, और बी जो फलन दे रखा है उसमें 2 अवयव दे रखे हैं। बी में 2 अवयव, जैसे 2 और 3। अब आपसे पूछा है कि ए से बी में परिभाषित होने वाले आच्छादक फलनों की संख्या क्या है। इफ़, दोबारा पढ़ते हैं, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स कंटेनिंग 5 and 2 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस और यू कैन से बाइजेक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज। ए से बी में कितने नॉट बाइजेक्शन, सरजेक्शंस, नंबर ऑफ सरजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने सरजेक्शन परिभाषित होंगे, कितने आच्छादक फलन परिभाषित होंगे, वो देखना है। अब इसका कोई अपने पास फॉर्मूला नहीं है तो अपन अलग से देखते हैं। आच्छादक फलन कब होंगे, जब दोनों पे ये प्रतिबिंब जा रहा हो, सह प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं हो, जब आच्छादक होगा। तो पहले तो अपन देखते हैं ए से बी में परिभाषित होने वाले कुल फलन। ए से बी में परिभाषित होने वाले फलनों की संख्या। कैसे निकालेंगे। ए का पहला अवयव है स्मॉल ए। स्मॉल ए का प्रतिबिंब कितने प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। ए का प्रतिबिंब या तो 2 पर जाएगा या 3 पर जाएगा, तो ए का प्रतिबिंब 2 तरह से हो सकता है। फिर बी का प्रतिबिंब भी या तो 2 पर जाएगा या 3 पर जाएगा, ये भी 2 तरह से। इसी तरह सी का प्रतिबिंब भी 2 तरह से, डी का प्रतिबिंब भी 2 तरह से, और ई का प्रतिबिंब भी 2 तरह से। 2 की पावर 5 यानी 32 हो गई। ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या 32। लेकिन आपको फलनों की संख्या नहीं पूछी थी, आपसे पूछी थी कि कितने आच्छादक फलन होंगे, सरजेक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। ऑन टू फंक्शन में क्या है कि कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। अब ए का प्रतिबिंब गया 2 पर तो गया ही गया, दूसरे अवयव का 3 पर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो अपन तो पहले ये देख लें कि इसमें ऐसे कितने फलन होंगे जो आच्छादक नहीं होंगे। ए से बी में परिभाषित फलन जो आच्छादक नहीं है, ये ज़्यादा आसान है। जनरल एलिमेंट आएगा, एम और एन एलिमेंट आ गए, वो टिपिकल हो जाएगा, वो क्रमचय के साथ होगा। यहाँ अपने पास क्या है कि थोड़े से स्टाइल से अपन कर ले रहे हैं। अब आच्छादक कब होगा, जब या तो ए का प्रतिबिंब एक अवयव पे जाएगा ही जाएगा, दूसरा अवयव खाली हो जाए, या मतलब सभी अवयव का प्रतिबिंब ए से बी में परिभाषित फलन जो आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब नहीं होंगे, जब इसमें कोई ना कोई अवयव खाली होगा। तो एक तो ये हो सकता है कि सारे अवयवों का प्रतिबिंब 2 पर चला जाए, ये आच्छादक नहीं है। और एक ऐसा हो सकता है, अपन यहाँ दोबारा बना दूँ मैं इसमें इस तरह से, ए बी सी डी ई और ये 2 3, 2 ही फलन ऐसे होंगे जो आच्छादक नहीं है। कौन से, एक तो ये सबका प्रतिबिंब 2 पे चला जाए, और एक ये है जब सबका प्रतिबिंब 3 पे चला जाए। अगर सबका प्रतिबिंब 2 पे नहीं जा रहा, प्रतिबिंब तो सबका जाएगा ही जाएगा, कि 4 अवयव का 2 पे चला जाता और एक का 3 पे चला जाता तो आच्छादक नहीं होता। तो ये 2 फलन ऐसे रहे,
ए से बी में परिभाषित फलन जो आच्छादक नहीं है 2 होंगे। पहले आपने देखा ए से बी में परिभाषित कुल फलनों की संख्या 32 और ऐसे फलन जो आच्छादक नहीं है 2। इसका मतलब आच्छादक फलनों की संख्या क्या हो गई 32 - 2। इसलिए ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या कितनी हो गई 32 - 2 यानी 30 हो गई। 2 to the power 5 - 2 = 30। तो कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया आपका। तो दोबारा से देखें, एक समुच्चय दे रखा था ए, उसमें 5 अवयव थे। दूसरा समुच्चय दे रखा था बी, उसमें आपके 2 अवयव थे। दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन एक बार। यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 समुच्चय हैं, इनमें क्रम से 5 और 2 अवयव हैं, तो ए से बी में परिभाषित होने वाले आच्छादित फलनों की संख्या है। पहले आपने ए से बी में परिभाषित होने वाले कुल फलन निकाले। ए से बी में परिभाषित होने वाले कुल फलनों की संख्या 32 आ गई। फिर आपने देखे कि इसमें 2 ही अवयव हैं। अगर या तो सबका प्रतिबिंब 2 पे जाए तब आच्छादक नहीं होगा, या सबका प्रतिबिंब 3 पे जाए जब आच्छादक नहीं होगा। यानी कि 2 ही फलन ऐसे होंगे 32 में से जो आच्छादक नहीं है, बाकी सारे आच्छादक होंगे। तो 32 - 2 30 आच्छादक फलनों की संख्या हो गई। अब आगे चलते। अब देखिए फिर यही क्वेश्चन, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है, पहला भी एग्जाम वाला क्वेश्चन था। समुच्चय ए में n अवयव दे रखे हैं 1 2 3 अप टू n तक, और n का मान 2 या 2 से बड़ा है। से बी में ए बी 2 अवयव में पर आच्छादित फलनों की संख्या है। यानी वही क्वेश्चन है पहले वाला कि समुच्चय ए में पहले 5 अवयव थे, लेकिन अब समुच्चय ए में n अवयव है, और बी में 2 अवयव थे, यहाँ भी 2 अवयव हैं। तब आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या। तो फिर कैसे निकालेंगे? वही पहले की तरह, ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या। ये बराबर आएगा कुल फलनों की संख्या, कुल फलन माइनस वे फलन जो आच्छादक नहीं हैं। फलन जो आच्छादक नहीं है। अब तो आप बता सकते हैं ए में कितने अवयव हैं n, बी में कितने अवयव हैं 2। पहले अवयव जैसे ए का पहला अवयव 1 और बी में अवयव मान लेते हैं, जैसे यहाँ दे तो नहीं रखा है पर अपन मान लेते हैं कि माना बी में 2 अवयव हैं ए और, नहीं दे रखा है, बी में 2 अवयव हैं आपके ए और बी, तो उनको लेते हैं। तो पहले अवयव का प्रतिबिंब कितने प्रकार से जाएगा? 2 प्रकार से। दूसरे अवयव का प्रतिबिंब कितने प्रकार से जाएगा? 2 प्रकार से। तीसरे अवयव का प्रतिबिंब भी 2 प्रकार से, और n में अवयव का प्रतिबिंब भी 2 प्रकार से। तो कुल फलनों की संख्या 2 × 2 × 2 कितनी बार? n बार 2 to the power n हो गई। पहले क्वेश्चन की तरह इसमें कुल ऐसे फलन जो आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब नहीं होंगे? या तो सबका प्रतिबिंब ए पर चला जाए, और या सबका प्रतिबिंब बी पर चला जाए। वही 2 फलन होंगे जो पहले थे, तो -2। तो ये आपके पास क्या हो गए? कुल आच्छादक फलनों की संख्या हो गई। 2 फलन कौन कौन से होंगे जो आच्छादक नहीं है? वो देखो, मैं आप डायग्राम बना देता हूँ, जैसे पहले बनाया था उसी तरह से आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 अप टू n। और बी में कौन से अवयव हैं? 2 अवयव हैं ए और बी। सबका प्रतिबिंब ए पर चला गया। एक तो ये फलन है जो आच्छादक नहीं है। दूसरा फलन कौन सा हो जाएगा? इसका नाम दे दिया जैसे f1। दूसरा फलन दे देते हैं अपन f2। 1 2 3 4 अप टू n ए बी। अब सबका प्रतिबिंब बी पर चला गया। ये जो रेड इंक से लिखा है ये आप बना नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं।
इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपन को एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने लिखा है। बाकी ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या कैसे निकाली आपने, नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस माइनस फंक्शंस नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू, यानी कुल फलनों की संख्या में से आच्छादक जो आच्छादक नहीं है उनको घटा दिया। तो दो फलन आच्छादक नहीं है, कब नहीं होंगे आच्छादक, सबका प्रतिबिंब ए पर जा रहा हो तब आच्छादक नहीं है, सबका प्रतिबिंब बी पर जा रहा हो तब भी आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से ये आच्छादक फलनों की संख्या हो गई। अब अपन आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल 51 आ गया, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है, एग्जाम वाला टैग लिखा नहीं है, एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या दे रखा है, माना क्यू परमेय संख्याओं का समुच्चय, माना एक फलन एफ जो 3 की अतिरिक्त परमेय संख्याओं से परमेय संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। प्रांत क्या दे रखा है, Q-3। Q-3 मीन्स ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट 3, सारी परमेय संख्याएं जिनमें 3 नहीं है। और फंक्शन कैसे परिभाषित कर रखा है, f(x) बराबर 2x + 3/x-3, इससे परिभाषित कर रखा है। तब आपको क्या पता करना है तो, और पहला ऑप्शन एक एक ही और आच्छादक, एक एक ही परंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक है परंतु एक एक ही नहीं। तो आपको ये चेक करना है 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो देखते हैं f(x) क्या दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है आपको 2x + 3/x-3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 × x-3, ऊपर आ गया 2x - 6 आ गया, अपने पास तो 3 था तो +9/x-3, और इसको लिख सकते हैं फिर f(x) बराबर 2 + 9/x-3। जो फंक्शन दे रखा था उसको आपने अपने हिसाब से लिख दिया 2 + 9/x-3। अब आपको चेक करना है एक एक ही है या नहीं है। एक एक ही क्या है परिभाषा, अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग हो तो वो फलन एक एक ही होता है। तो यहाँ अपन मान के चलते हैं कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत, ये प्रांत के अवयव हैं। प्रांत कौन सा है, Q-3। और कैसे अवयव हैं ये कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, x1 और x2 बराबर नहीं है। अगर x1 x2 बराबर नहीं है तब आपको देखना है f(x1) f(x2) बराबर हैं या नहीं है। बाकी तो सीधे से याद है अपन को, लीनियर फंक्शन जो होते हैं वो एक एक ही नहीं होते, एक एक ही होते हैं, तो एक एक ही आ जाएगा। अभी एक एक ही फलनों के एग्जाम्पल वगैरह पढ़ेंगे अपन, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तब वहाँ देखेंगे कि जो एक एक ही व्यंजक, जो एक घात वाले फलन होते हैं, एक घात वाले रैखिक व्यंजक होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, एक एक ही होते हैं। तो x1, इसका मतलब x1 - 3 नॉट इक्वल टू x2 - 3, और इसका मतलब आ गया 1/x1 - 3 नॉट इक्वल टू 1/x2 - 3। अब दोनों को 9 से गुणा कर दिया ऊपर, तब भी इक्वल नहीं होंगे। अब दोनों साइड 2 ऐड कर दिया आपने, +2 + 2, ये भी इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2)। यानी अगर x1 और x2 असमान हैं तो उनके प्रतिबिंब भी असमान हैं, देयरफॉर f एक एक ही है। आपको चेक करना था, ये फलन दे रखा था, परमेय संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित फलन था, आपको ये चेक करना था एक एक ही है या नहीं है। तो आपने x1 और x2 दो प्रांत के अवयव लिए जो असमान थे, और उनसे आपने छोटी सी कैलकुलेशन से ये प्रूव कर दिया कि x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2). तो इसका मतलब फलन एक एक ही आ गया। अब आच्छादक की बात करते हैं। मान लेते हैं आप, माना y बिलोंग्स टू Q, Q यानी सहप्रांत, को डोमेन, और f इनवर्स y बराबर x, देयरफॉर f(x) बराबर y। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको ये चेक करना है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है या नहीं है। तो आपने सह प्रांत का एक अवयव y ले लिया, कोई भी अवयव,
और सह प्रांत क्या दे रखा था, सह प्रांत आपको दे रखा है परमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परमेय संख्याओं में से कोई भी एक अवयव बाई ले लिया और मान ले रहे हैं कि माना बाई का पूर्व प्रतिबिंब x है, बाई का पूर्व प्रतिबिंब x है तो एफ एक्स बराबर दे रखा था आपको 2x + 3 अपॉन x - 3। अब मान लिया आपने, माना बाई बिलोंग्स टू q, q यानी सह प्रांत, और एफ इनवर्स बाई बराबर x। आप आच्छादक चेक करना चाहते हैं, आच्छादक चेक करने के लिए आपने सह प्रांत का एक अवयव बाई लिया है और बाई का पूर्व प्रतिबिंब मान लिया है आपने x है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स बराबर बाई, एफ एक्स बराबर बाई, एफ एक्स कितना है आपके पास 2x + 3 अपॉन x - 3 बराबर बाई। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं अपन, 2x + 3 बराबर x बाई - 3 बाई। तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ से x बराबर x वाली वैल्यू इधर ले आते हैं तो आ गया आपके पास 3 + 3 बाई अपॉन बाई -2, और x क्या था, f इनवर्स बाई था। तो देयरफॉर f इनवर्स बाई बराबर 3 + 3 बाई अपॉन बाई -2। यानी कि जो बाई का पूर्व प्रतिबिंब आया, बाई सह प्रांत का कोई अवयव लिया, उसका पूर्व प्रतिबिंब आया 3 + 3 बाई अपॉन बाई -2। यहाँ बाई का मान 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर एफ इनवर्स 2 = 5। यानी कि सह प्रांत के अवयव 2 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, इसलिए दिया फलन आच्छादक नहीं है, दिया फलन आच्छादक नहीं है। आपने पढ़ रखा है कि सह प्रांत में एक भी अवयव ऐसा हो गया जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है तो वो आच्छादक नहीं होगा। यहाँ 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इस कारण से ये आच्छादक नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर आप चेंज करके लिख देते, फलन आप ऐसे लिख देते, f कहाँ से q - 3 टू q - 2, जहाँ क्या होता वही डेफिनेशन है आपकी पहले वाली, एफ एक्स बराबर 2x + 3 अपॉन x - 3। तब यह एक ही आच्छादक होगा। यानी फलन पहले क्या दे रखा था, यदि फलन ये हो, पहले फलन में क्या दे रखा था प्रांत q - 3, पर सर क्या दे रखा था q। तो आपने एक ही तो देख लिया, एक ही है, लेकिन q में जो सह प्रांत है q, उसमें अवयव 2 ऐसा था कि जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं आ रहा था। अब अपन ने क्या किया, सह प्रांत में से 2 हटा दिया, सह प्रांत में से 2 हटा दिया तो हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में आ जाएगा, और हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो आच्छादक हो गया। तो अब ये एक ही आच्छादक हो गया। तो आज आपने एक ही आच्छादक एग्जाम्पल किए, साइन एक्स कॉस एक्स वाले किए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन किए। तो मैं समझता हूँ एक ही आच्छादक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फलन अब आप एक बार सारा रिवाइज करेंगे इसको, फलन की परिभाषा, फलनों के प्रकार, उसमें एक ही आच्छादक जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट बना के बिना इस वीडियो की हेल्प के आप उनको सबको सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार इनको रिवाइज करें तो, और फिर आगे वाले अब क्या है, अभी अपन एक ही आच्छादक पढ़ लिया, अभी सिर्फ अपन ने एक ही आच्छादक x² x⁴ साइन कॉस उनको ही डिस्कस किया है। ये लीनियर फंक्शन आगे कुछ और फंक्शन होंगे, तो अभी कुछ और फंक्शन, महत्वपूर्ण फंक्शंस के जो प्रकार हैं, प्रकार तो ये हो ही गए, महत्वपूर्ण फंक्शन है उनको डिस्कस करने के लिए पहले उन फंक्शंस को पढ़ेंगे फिर आगे करेंगे। तो आज अपन इतना ही करते हैं, अब सबको रिवाइज करें।